So very good morning to you all. Welcome to you all in Sanjay online class. Today we are just going to read about atoms and molecules, and this is the fifth part. Next part you can say. और पिछले पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, या तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे या वो कैटैन या एनायन यानी आयंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको साइज़ के बारे में बताया था कि आयंस का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अपन ने कल एग्जांपल लिया था सोडियम का कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो ये Na पॉजिटिव बना लेगा और इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके पास 2 और 8 यानी पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 हो गए, लेकिन इसके पास 3 ऑर्बिट है, तो इसका मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा, बिग साइज़ होगा, इसका साइज़ छोटा होगा, स्मॉल होगा। ये है अपना कैटायन। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनायन की, जैसे अपने पास क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में, यानी इसका साइज़ छोटा होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका साइज़ वहाँ बड़ा होता चला जाएगा और इसका छोटा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक रूम के अंदर अगर मान लो पहले 5 इंसान रह रहे थे, आज 50 इंसान रहने लग गए हैं, अगले दिन वहाँ 100 इंसान रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि रूम का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। यानी रूम थोड़ी ना बढ़ेगा अपने आप, लेकिन रूम का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतने कैंडिडेट एक रूम के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनके साइज़ के ऊपर ये बात ही आप ध्यान रखना, कैटायन और एनायन के ऊपर। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो कैटायन या आयंस है, जो भी हैं आयंस या मॉलिक्यूल्स, ये क्या बनाते हैं फिर उसके बाद, मैटर, यानी कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एटम होगा, और एटम क्या होंगे, अगर सारे ही सेम एटम जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर सेम या डिफरेंट एलिमेंट जुड़ रहे हैं या एटम्स जुड़ रहे हैं सॉरी, तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। यानी इनमें सबसे छोटा क्या है, एटम है। तो मॉलिक्यूल किससे बनेंगे, सेम से। तो देखो सेम की अपन बात कर लेते हैं और अपन डिफरेंट की बात कर लेते हैं। डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट से जुड़ने से या सेम एटम्स या एलिमेंट के जुड़ने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सेम से जैसे अपन बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेता है, H2, एक मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेता है, O2, एक मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन अगर 3 बार जुड़ जाए तो क्या बना लेता है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल बना लेता है। ये अपना हाइड्रोजन गैस का हो गया, ये अपना किसका हो गया, ऑक्सीजन गैस का, और ये अपना हो गया ओजोन का। तो ये हो गए सेम के। जैसे अब Cl के बीच में देख लो, तो यहाँ Cl2, यानी सेम सेम एलिमेंट मिलके भी क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है इनके, क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो या तो मॉलिक्यूल बनाएगा या आयंस बनाएगा। अब डिफरेंट की मैं बात करूँ, जैसे ये H2O है, यहाँ आप देखो 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का, इन्होंने जुड़ के क्या बनाया है, H2O। और H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl भी क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है साल्ट का, मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये आप कंपाउंड में भी लिखते हो सर, ये कंपाउंड। तो कंपाउंड सीधी सी बात है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा अगर क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, तो कंपाउंड बनता है, बढ़िया बात है। लेकिन कंपाउंड का ये समझ लो कि आप कोई भी कंपाउंड है, उसका एक पार्टिकल, एक छोटा टुकड़ा जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। मतलब ये है कि ये अपने पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने साल्ट भर रखा है, ये मान लो साल्ट है, इस साल्ट में से आप कोई भी एक पार्टिकल उठाएं, ये एक पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा NaCl, यानी
एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। किसके मॉलिक्यूल को? NaCl के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें बहुत से पार्टिकल्स ऐसे कंबाइंडली क्या है, ये कंपाउंड, ठीक है, उसका एक टुकड़ा क्या होगा, मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो मॉलिक्यूल जो होते हैं मैंने आपको बताया कि वो सेम एलिमेंट्स के भी होते हैं या एटम के होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट या एटम्स के भी होते हैं। ये डिफरेंट के थे, ये सेम के थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे रेशियो ऑफ मास। अब इनका जो है मास का रेशियो, यानी हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, मास के बारे में। अब उनका रेशियो भी निकाल सकते हैं अपन कि कौन कितने कितने रेशियो के अंदर वहाँ इंक्लूड है। देखो वो कैसे निकालेंगे अपन। यानी अपन जैसे बात करते हैं स्टार्टिंग में हमने ले लिया यहाँ पे CO2। CO2 दो चीज़ों से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ये बीच में हमने रेशो का साइन लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन जो है ये 6 नंबर पे आता है, मैंने आपको बताया था, और इसका जो मास है वो कितना होता है, 12। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 12 रेशियो। ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है और इसका मास होता है 16, हो गया 16। बट यहाँ देखो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके हमारे पास 1 एटम है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे आ गया है 32। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। इसका मतलब ये है कि CO2 बनाने के लिए अगर एक चीज़ 3 ग्राम यूज़ की गई है, मतलब कार्बन अगर 3 ग्राम यूज़ किया गया है, तो उसी के लिए 8 ग्राम क्या यूज़ किया गया है, ऑक्सीजन यूज़ किया गया। यानी इसी रेशो में चलेंगे। अगर मान लो यहाँ हमारे पास 3:8 था, मैं कहूँ कि अगर ये हमने 6 ग्राम यूज़ किया है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो देखो ये 3 2 6 यानी इसका ट्वाइस है, तो इसका भी आप ट्वाइस ले लो, 8 2 16 ग्राम। यानी अगर आपको 6 ग्राम कार्बन ले रहे हो आप, तो ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा 16 ग्राम, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, इसका CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मान लो ये कहूँ कि भाई यहाँ मैंने 10 ग्राम ले लिया, तो देखो 10 ग्राम में पेयरिंग कितने की हो सकती है, 9 ग्राम की। 1 ग्राम ऐसे कैसे काम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ 9 ग्राम है तो इधर ऑक्सीजन ज़रूर 100% कितनी लेगा, यहाँ 3 जा हुआ है तो 8 3 जा कितना होगा, 24 ग्राम। यानी 24 ग्राम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर 24 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना कार्बन लिया जाएगा। अगर मेरे पास कार्बन 10 ग्राम अवेलेबल है तो कितने एटम्स बन पाएंगे। तो आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से, 10 ग्राम मेरे पास है तो इसका मतलब यूज़ तो कितना होगा, 9 ग्राम ही होगा। 1 ग्राम जो बच जाएगा वो ऐसे कैसे रह जाएगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये था इसका मास, रेशियो बाय मास। नेक्स्ट देखो अपना जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला बनाना, ठीक है। और केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें चाहिए वैलेंसी। क्या चाहिए, वैलेंसी। तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना वैलेंसी, क्योंकि देखो केमिकल फॉर्मूले हम बनाएंगे, जैसे हमने लिया यहाँ Mg और यहाँ लिया Cl, इन दोनों से जोड़ के अपन कोई केमिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी वैलेंसी होगी 2+ और यहाँ क्या हो जाएगा 1-, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा ऐसे। Mg की साइड में तो 1 आ जाएगा यहाँ, और Cl की साइड में यहाँ 2 आ जाएगा। ये 1 चाहिए लिखो से मत लिखो, तो ये अपने पास बन जाता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये एक फार्मूला बन गया अपने पास, केमिकल फार्मूला। लेकिन इसको बनाने के लिए अपने को ये याद होना चाहिए कि ये कितने कितने होंगे, तो इसलिए पहले अपन इसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या बनाएंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक जो है वैलेंसी, और वैलेंसी को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा क्या, वो पढ़ना पड़ेगा ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। मतलब देखो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसकी मैं बात करूँ
तो इसमें सबसे पहले ये हो गया अपना अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या हो गए, ऑर्बिट्स हो गए। ये हैं सेल या ऑर्बिट, ठीक है। ये भी सेल या ऑर्बिट है, ये भी सेल, ये भी सेल या ऑर्बिट है। इसको KLMN अपन नाम दे सकते हैं, जैसे ये K ऑर्बिट हो गए, L हो गए, M हो गए, ठीक है। ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये अंदर वाला है प्रोटॉन, और यहाँ होते हैं दो चीज़ें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और इस ऑर्बिट को, यानी जो अंदर ये होता है गोल गोल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये इसमें प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब दूसरी बात ये है कि देखो इसके बाहर ये ऑर्बिट जो है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। भाई देखो फर्स्ट वाले में 2 ही भरे गए, दूसरे वाले में 8 भरे गए, तीसरे वाले में अगर मान लो 9 9 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो ऐसा क्या है इसमें, ऐसा सिस्टम क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग अपन इनको निकालते हैं? कि कोई तो तरीका होगा कि हमें कैसे पता चला कि पहले में 2 भरे जाएंगे, दूसरे वाले में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 18 भरे जाएंगे। तो इसका कोई ना कोई सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? वो एक रूल है, रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन वो रूल क्या है? वो रूल है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। यहाँ ये जो n है, n रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो वहाँ होंगे, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2। भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्बिट की मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ n की जगह पे 2 रख देंगे, सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है। तो अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू में 2। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर थर्ड ऑर्बिट की इसी तरीके से अपन बात करें, थर्ड ऑर्बिट की, तो यहाँ आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जो कि बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 9, दैट विल बी इक्वल 18। ऐसे ही आप फोर्थ का भी निकाल सकते हो। तो फोर्थ ऑर्बिट का आप निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, इंटू में 2 इज इक्वल टू 32। तो ये अपन सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि पहले में 2 ही भरे जाएंगे मैक्सिमम, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मैक्सिमम, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है, जिसके बेस के ऊपर अपन वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि वैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो है क्या, वो समझे। देखो वैलेंसी जो है इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन found in outermost orbit of any atom। या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है या एटम है, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ रूल हैं, और रूल भी सुन लो। देखो पहले तो इस बात को समझिए क्या कह रहा है। जैसे अपन बात करें सोडियम की, Na की, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है, यानी 11 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको लिखवा दिया था पहले ही, 11 पे आता है। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन
तो वो 11 होंगे। 11 हैं तो देखो इसको भरेंगे कैसे। ये न्यूक्लियस हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा ऑर्बिट हो गए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने देखा था कि फर्स्ट में अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सेकंड में अपन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और थर्ड में मैक्सिमम 18। ठीक है, तो पहला ये है, इस पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 8 भर दिए, और इस वाले में क्या आएगा फिर 1, क्योंकि इसके पास टोटल 11 ही है। भाई 2 तो बाहर भाई इसमें अंदर वाले में आ गए, तो बाहर 8 हो गए, 10 हो गए, और एक ही बचेगा इसके पास। तो लास्ट वाले में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को बोलेंगे अपना जो बाहरी बाहर होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये सबसे बाहर है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इस तरीके से अपन वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखो किसी के अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हो बाहर तो उसकी वैलेंसी 10 थोड़ी ना होगी। किसी की 15 हो मान लो बाहर बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 15 थोड़ी ना होगी। किसी के बाहर वाले ऑर्बिट में 20 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी वैलेंसी 20 थोड़ी ना होगी। तो वैलेंसी मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, वो होगी 4 तक। और उसका रूल क्या रहेगा वो समझे। किस रूल को अपने को फॉलो करना है जिसके आधार पर अपन वैलेंसी डिसाइड करेंगे। तो रूल हैं ये 4। पहला रूल है रूल फर्स्ट कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो आप ले लो बराबर कि अगर वो 4 से इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है, और 4 से छोटा है, चलो वो इसी में ले लेते हैं वो रूल भी, 4 के इक्वल हो और 4 से छोटा हो। ये डबल साइन है, ये समझ लो। 4 से छोटा हो, 4 छोटा यानी 1 2 3 हो, क्या तो वो 1 2 3 हो, ठीक है, या वो 4 हो, ठीक है। तो ये होंगे तो वैलेंसी विल बी सेम। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले ऑर्बिट में है तो वैलेंसी वो ही रहेगी, वैलेंसी बदलेगी नहीं, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर जैसे अभी सोडियम का देखा तो उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने सीधे उसकी वैलेंसी डिसाइड कर दी कि यही होगी। यानी 4 और 4 से नीचे जितने भी होंगे उनकी वैलेंसी वो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी के बाहर वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 होगी, 2 हैं तो 2 होगी, 4 है तो 4 होगी, ठीक है। अब अगला नियम है रूल सेकंड। इसमें मैंने 2 नियम जोड़ दिए, देखो पहला एक इक्वल का हो गया, एक स्मॉलर का हो गया। तो वही बात पड़ती है, अगर इक्वल है 4 है तो 4 ही रहेगी वैलेंसी, और 4 से कम है तो वो की वो रहेगी। तो ये कि मान लो रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर 4 से ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो मोर देन 4 है, मोर देन 4 है, 4 से ज़्यादा यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उस वैलेंसी को क्या किया जाएगा, यानी सो वैलेंसी विल बी फाउंडेड और फाउंड आफ्टर subtracting from 8। मतलब 8 में से सब्ट्रैक्ट करके वैलेंसी निकाली जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जांपल, क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर है 17, ठीक है, 17 नंबर पे आएगा ये। तो देखो अपन भरे हैं इसको, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट्स हो गए इसकी। इस वाले में 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 भर देंगे, 3 4 5 6 7 8। इस वाले में कितने आ जाएंगे, फिर 10 17 ही होंगे इसके पास, तो 7 इसमें आ जाएंगे, 4 5 6 और ये 7। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है,
मैंने आपको बताया कि अगर वो 4 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना बच गया 1। वो सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है तो उसकी वैलेंसी कैसी होगी, नेगेटिव, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1-। ठीक है, ध्यान रखना। जो घट के आ रहा है, अगर 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब उस वैलेंसी को आप क्या कर दोगे, नेगेटिव की शो कर दोगे। इसका अगला नियम है, तीसरा और लास्ट नियम, वो है वो ये है रूल थर्ड, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, ठीक है, अगर वो कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल्ड हो, और क्या हो, या तो कंप्लीटली फिल हो या उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा हो। मतलब समझे, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, ये 2 नंबर पे आता है। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसकी, तो ये हो गया न्यूक्लियस, तो इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले ऑर्बिट में हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसका ये ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसी को तो बोलेंगे कि इसके ऊपर कोई ऑर्बिट है ही नहीं, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। अब ये कम्प्लीटली फिल है तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। क्या होगी, 0। या कोई भी ऐसा एटम है जिसका बाहर वाला ऑर्बिट, जिसमें ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चाहे उसमें 18 आते हों, चाहे 20 आते हों लास्ट वाले ऑर्बिट में, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका अगर ऑक्टेट पूरा मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी उसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, तो भी उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना इसका, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। इन चीज़ों को अपन अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।